गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपसे आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और चूँकि एक दिन लेट हूं इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था तो इस वजह से कल की क्लास से मिस हो गई। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 4 का दूसरे भाग का, जिसमें कि पहले भाग में हमने पढ़ा था मानचित्र के 3 प्रमुख घटकों की बात हमने की थी, जिसमें पहली बात थी दूरी। और उससे पहले भी हमने जाना था मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 आधार पे हम उसको बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दिखाते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राजनीतिक सीमाओं यानी कि राज्य की सीमा या देशों की सीमा इत्यादि को दर्शाया जाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो था थीमेटिक मानचित्र, यानी एक विशेष थीम को लेके बनाया जाता है, जैसे वर्षा या इस्पात उद्योग, रेल, वायुयान। तो ये सब जो मानचित्र होता है उसको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिशा के बारे में। तो दिशा, तो जो 3 महत्वपूर्ण घटक थे उसी में दूसरी महत्वपूर्ण घटक है दिशा। तो 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से थे? एक दूरी, दूसरी दिशा और तीसरे है प्रतीक। तो दूसरे के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। अधिकतर मानचित्र में आप ऊपरी तरफ यानी कि ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान देखोगे, जिसके ऊपर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। कैसे? देखिए, इस तरीके से आप देखोगे, ऐसे ऐसे देखोगे ऊपर की तरफ, ऐसे सीधा। तो ऊपर की तरफ जो देखोगे इस तरीके से, तो ये जो है ना ऊपर की तरफ है, तो ये क्या दिखाता है? उत्तर दिशा को दिखाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे कि आप इस मानचित्र में इस चित्र में देख सकते हो। इसमें ये देखिए, ये है मुख्य दिशाओं को दिखा रहा है। ऊपर हो गया आपका उत्तर, फिर हो गया यहाँ पे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो उत्तर और पूरब के बीच का हो गया उत्तर पूर्व, पूरब और दक्षिण के बीच का दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच का उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये क्या है? इसको हम कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु, यानी कि महत्वपूर्ण दिशाओं का ज्ञान कराने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। तो 4 तो मुख्य दिशाएं होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उसके बीच की 4 अन्य दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब जैसा कि चित्र 4.1 से को अगर देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा आपको बतानी है। विकास के घर से, अब देखिए यहाँ तो विकास का घर कहाँ है? ये रहे, विकास का घर ये है। और सामुदायिक भवन कहाँ है? तो सामुदायिक केंद्र ये रहा। तो सामुदायिक केंद्र कहाँ है? सीधा ऊपर की तरफ है। तो यानी कि हम कहेंगे कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र उत्तर में है। फिर उसके बाद और क्या पूछ रहा था? और क्या इसमें पूछ रहा है कि खेल के मैदान। तो खेल का मैदान देखिए कहाँ है? तो खेल का मैदान है इधर। तो खेल का मैदान ये वाली दिशा हो गई उत्तर, और ये हो गया पूरब। लेकिन खेल का मैदान तो ये बीच की दिशा में है, तो ये हो गया उत्तर पूर्व में खेल का मैदान है। किसके घर से? विकास के घर से। ठीक है। जबकि विद्यालय से ये कहाँ है? उत्तर में है।
समझ में आ रही है बात। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। दुकानों से विद्यालय की दिशा, तो दुकान से विद्यालय की दिशा, ये देखिए विद्यालय ये है, दुकानें यहाँ पे हैं, तो दुकानें यहाँ पे हैं और विद्यालय यहाँ पे है, विद्यालय यहाँ पे है, तो इसकी दिशा कौन सी है, तो पूरब। अब आगे हम दिक्सूचक की सहायता से, दिक्सूचक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपस, तो दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। कंपस यानी कि जो दिशाओं का ज्ञान करवाए उसे दिक्सूचक कहते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसके चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में रहती है, यानी कि मैग्नेट होता है वह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा को ही दर्शाता है। सिर्फ ये वाला उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो जब उत्तर दक्षिण की जानकारी आपको हो गई तो उसी हिसाब से आप पूरब और पश्चिम की जानकारी कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वह है प्रतीक। किसी भी मानचित्र के में 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और उसमें तीसरा है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं है। देखिए भवन है तो जैसा भवन बना हुआ है वैसे ही आप कागज़ पे तो बना नहीं सकते। अगर बनाओगे तो फिर जो है ना उसके लिए जो है ना उतना बड़ा कागज़ चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए जो समुद्र है यानी कि महासागर है, महासागर इतना बड़ा है और महासागर में पानी है, तो पानी को दिखाने के लिए पानी तो हम वहाँ पे डाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक विशेष रंग का प्रयोग किया गया है। वो कौन सा है, आसमानी, यानी कि लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कह सकते हो आप। हाँ, स्काई ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते क्योंकि उसकी भाषा नहीं जानते हो। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि आप ऐसे क्षेत्र में चले गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप चले गए। नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो हिंदी बोलना जानता हो, तो आप वहाँ पे जो है ना किसी से दिशाओं के बारे में तो पूछ ही नहीं सकते क्योंकि आप वहाँ की भाषा नहीं जानते हो। तो फिर आप क्या करोगे कि इन चिन्हों के मदद से आप जानोगे कहाँ पे क्या है और किस दिशा में क्या होता है। तो इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं और प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि एक ऐसे सिंबल्स, एक ऐसे प्रतीक को जो ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहमति मिली है। तो ऐसे प्रतीक जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति मिली है उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। उन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए, इसमें देखिए रूढ़ प्रतीक, कुछ रूढ़ प्रतीक दिया हुआ है। जैसे रेलवे लाइन की अगर बात करें तो रेलवे लाइन में बड़ी लाइन इस तरीके से दिखाया जाता है, उसके बाद मीटर लाइन इस तरीके से, और जो है ना रेलवे स्टेशन को इस तरीके से दिखाया जाता है। फिर उसी तरीके से सड़कें, अगर पक्की सड़कें हैं तो ये इस तरीके से दिखाई जाएंगी, कच्ची सड़कें होती है तो वो ब्रेक करके दिखाई जाती है। सीमाओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है, राज्य की सीमा इस तरीके से, और जो जिले की सीमा होती है वो डॉट डॉट लाइन के थ्रू दिखाई जाती है। नदी में नदी, कुआं, फिर तालाब, नहर इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये जो है ना ऐसा जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह है, पुल का है।
उसके बाद ये देख सकते हैं मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, सॉरी मस्जिद और ये छतरी, ये मंदिर, गिरजाघर प्लस का जो साइन बना हुआ है, और मस्जिद और गुरुद्वारा जैसे कह सकते हो कि, और विभिन्न धर्मों के। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा रहता है, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस के लिए पीटीओ लिखा रहता है, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा रहता है। बस्ती अगर है तो उसमें यहाँ पे इस तरीके से बनी होगी। कब्रिस्तान अगर है तो इस तरीके से बना होगा। पेड़ों के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है, और घास के मैदान के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, जरा इसमें देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप इसको देख के पहचान सकते हो कि यहाँ पे ये देखिए, ये बस्तियाँ हैं, फिर इसके यहाँ पे पेड़ है, और ये किस चीज़ का निशान है, यह है गिरजाघर। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, और ये कौन सी लाइन है, तो ये बड़ी लाइन है, गुड। और ये छोटी लाइन है, और यहाँ पे ये पुल है, और इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, ये तालाब है। और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये नदी है, बना हुआ नदी, और ये यहाँ पे मंदिर है। तो इस तरीके से ये पीटीओ मतलब क्या, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। अब यहाँ पे देखें चित्र 4.4 को देखें, अब हम पता लगाएं नदी किस दिशा में बह रही है। तो देखो नदी जो है ना, नदी किस दिशा में बह रही है, तो नदी इस तरफ बह रही है ना, तो इस तरफ जब बह रही है तो ये कौन सी दिशा हो गई, तो ये बह रही है आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। उसके बाद डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है, तो डुमरी गांव देखिए आप, इसमें यह है डुमरी गांव, यहाँ पे ये डुमरी गांव। अब इसके पास से ये कौन सी सड़क है, तो ये पक्की सड़क है, इसके आसपास से पक्की सड़कें गुजर रही हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है, तो सुंदरपुर। तो अब यहाँ पे ये देखिए सुंदरपुर कहाँ है, ये रहा सुंदरपुर, ये बड़ी लाइन के पास है। तो ये बड़ी लाइन है, क्योंकि आपने इधर देखा, ये देखिए ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, तो ऐसा ही बना हुआ था। तो ये बड़ी लाइन के पास है सुंदरपुर। उसके बाद रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है, तो रेलवे पुल के किस तरफ, तो देखिए, तो रेलवे पुल यहाँ पे है और पुलिस स्टेशन इस तरफ है। तो ये पूरे दक्षिण में तो है नहीं, यह है दक्षिण और पूरब में। इस तरीके से हमने ये देखा निम्नलिखित स्थानीय रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है, तो छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, ये आप स्वयं करेंगे। उसके बाद विभिन्न रंगों का भी उसमें उपयोग किया जाता है, तो जिनका उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, यानी कि पानी भरे वाले चीज़ों के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए, और पीला रंग पठारों को दिखाने के लिए, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप देखते हो हरे रंग का प्रयोग है, हरे रंग मानचित्र में देखते हो तो यानी कि वहाँ पे मैदानी एरिया है, और पीले रंग का देखते हो तो वहाँ पे वो क्या कौन सा एरिया है, पठारी एरिया है। भूरा रंग है तो वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद हम जानते हैं रेखा चित्र होता क्या है। इसके बाद ये अलग इसका टॉपिक हो गया रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी कि कहने का मतलब वो कोई जन फिक्स पैमाने पर नहीं होता है, वो हमारे यादाश्त पर होता है और हमने जो देखा होता है उसके आधार पर होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, यानी कि अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो अब आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए क्या करेगा, एक कच्चा आरेखन खींचेगा। और इस कच्चे आरेखन को हम क्या कहेंगे,
रेखा चित्र कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको आपके मित्र ने कहा कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हें ये कॉपी दे दूंगा। अब आपको तो उसका घर पता नहीं है, तो आपने पूछा कि किस प्रकार आना है, तो वो ये कहेगा कि पहले जाना सीधा उत्तर की तरफ चलना, फिर वहाँ से जाना पूरब की तरफ मुड़ना, फिर वहाँ से फिर जाना रोड आएगी, फिर थोड़ा दक्षिण मुड़ना, फिर पूरब चलना, फिर उत्तर चलना और मेरा घर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पैमाना का उपयोग तो नहीं किया, तो ये एक क्या हुआ मतलब कच्चा आरेखन किया, जिसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। उसके बाद एक होता है खाका। खाका क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। छोटे क्षेत्र का, जैसे कि आपके गांव का मानचित्र अगर बहुत बड़ा सा बना दिया जाए तो उसको हम कहेंगे रेखा चित्र। जब हम बनाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आपके गांव की ये सड़कें दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया आपकी बस्ती, फिर उसके बाद जाने यहाँ पे दूसरी बस्ती है, यहाँ पे दिखा दिया पुलिस स्टेशन, मतलब सॉरी पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे दिखा दिया मंदिर या और कुछ अगर आपके घर में मतलब उसमें है, तो ऐसे ही अंदाजे से हमने दिखाया, कोई पैमाना नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि जाना संभव ही नहीं है। मानचित्र में आप कैसे दिखा सकते हो कमरे की लंबाई और चौड़ाई? तो उसी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींचते हैं, जैसे खाका कहा जाता है। जैसे कि आपको घर बनाना है, तो घर में जैसे कि आपका मान लेते हैं कि आपका घर आपके पास टोटल ज़मीन है 100 गज, 100 गज है, 100 गज यानी कि 100 यार्ड, 100 यार्ड का मतलब हो गया 100 इंटू 9 कर दो, 9 तो 900 स्क्वायर फीट है आपके पास स्पेस। अब उसमें जो है ना, आप क्या करना चाहते हो, कमरे भी निकालना चाहते हो और बाथरूम भी निकालना चाहते हो, तो अलग अलग क्या करोगे, आप उसमें लंबाई के कमरे निकालोगे, फिर उस हिसाब से रसोई निकालोगे यानी किचन, और बाकी कमरे भी उस हिसाब से निकालोगे। तो ये तो था हमारा चैप्टर, और अब हम इसी में डिस्कस करेंगे इसका करेंगे रिवीजन प्रश्न उत्तर के माध्यम से। मानचित्र, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो ये आप सभी जानते हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? तो प्रधान दिग बिंदु है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, और उसके साथ साथ अन्य है क्या, उत्तर पूरब, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो वास्तविक दूरी और अनुमानित दूरी का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। यानी कि वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? ग्लोब पे सभी कुछ दिखाना क्या है, संभव नहीं है। ग्लोब पर सब कुछ दिखाना संभव नहीं है, जैसे कि रेलवे लाइन, पुल, सड़क और मंदिर, मस्जिद, डाकघर, ये सभी कुछ ग्लोब पर दिखाना संभव नहीं है, जबकि हम मानचित्र पर दिखा सकते हैं, और मानचित्र किसी क्षेत्र विशेष का भी हो सकता है, तो इसलिए मानचित्र अधिक सहायक होता है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। तो मानचित्र क्या होता है कि निश्चित पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है, और खाका क्या होता है कि खाका बिना किसी पैमाने पे होता है, और एक जाना कह सकते हो कि अनुमानित रेखा चित्र होता है, जिसे हम खाका कहते हैं। ये छोटे क्षेत्रों के लिए होता है खासकर, और मानचित्र छोटे क्षेत्रों के लिए भी हो सकता है और बड़े क्षेत्रों के लिए भी होता है। कौन सा मानचित्र
मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए, विस्तृत जानकारी आपको कौन सा मानचित्र प्रदान करेगा? तो आपको थीमेटिक मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो प्रतीक चिन्हों से परिपूर्ण हो, तो वह आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होता है? देखिए, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग वहाँ की बोलियां होती है, वहाँ के रहन सहन होते हैं। तो वहाँ पे प्रतीक चिन्ह क्या करता है कि बड़े क्षेत्र की जानकारी को एक पेपर पे दिखाने में सहायक होता है, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र को यानी कि हूबहू नहीं दिखा सकते। जैसे कि पुल कहाँ पे है, तो पुल को वैसा नहीं दिखा सकते। उसी तरीके से नदियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हम प्रतीक के माध्यम से मानचित्र में दिखाते हैं और उससे हमें पता चलता है। अब यहाँ पे है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाएगा? तो जाहिर सी बात है, क्या दिखा रहा है? प्राकृतिक, तो उसको हम कहेंगे भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी थीम को लेके, वृक्ष का, वन का, तो वो हो जाएगा आपका थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? जलाशयों को। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है? प्रतीक के लिए नहीं होता है, रेखा चित्र के लिए नहीं होता है, मानचित्र के लिए होता है। उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है और यहाँ पे दिया हुआ है आओ कुछ करें। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो ये आप का एक तरीके से मनोरंजन भी हो जाएगा और आप इससे कुछ सीख भी जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, थैंक यू।